सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है स्टार हेल्थ की एक स्पेशल ट्रेनिंग में, जिसमें आप लोगों को जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जितने भी न्यू एजेंट्स हैं, किसको कैसे प्लान बताना है, कंपनी क्या क्या चीज़ें कवर करती है, बेसिक चीज़ें हम लोग आप सभी को बताने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होती है। अगर चीज़ें समझेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर पॉसिबल हो, जितने भी न्यू एजेंट्स हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, एक पेन पेपर साथ लेके बैठिए जब भी मीटिंग होती है। तो आज की मीटिंग जिन लोगों के लिए फर्स्ट है, तो प्लीज़ एक पेन पेपर अपने साथ अरेंज करके रखिए, ताकि जो भी बेसिक चीज़ें नो हाउ आप समझेंगे वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकें। क्योंकि मैं तो जो लैंग्वेज बताऊंगी वो आधी तो हमारी अपनी होगी और आधी लैंग्वेज प्रोफेशनली होती है। तो मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए या कुछ थोड़ा कम समझ में आए, तो बेटर है आप चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखें, समझें, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की जो ट्रेनिंग है ना, जिसमें दो टॉपिक्स हम लोगों ने लिए हैं। अभी जो फिलहाल फर्स्ट ट्रेनिंग है, इसमें दो टॉपिक्स हैं। एक है बेसिक कीवर्ड्स जो टॉपिक है, और दूसरा है हमारा एक स्पेशल प्लान फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब बेसिक कीवर्ड्स क्या होता है, क्या है, मतलब क्या है बेसिक कीवर्ड का मीनिंग। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोग प्रोफेशनली जब किसी को हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं तो वो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, क्या मीनिंग होता है उन वर्ड्स का, हमें कस्टमर को क्या चीजें समझानी चाहिए, तो वो सारे वर्ड्स वो सब प्रोफेशनली हम आज आपको बताने वाले हैं। साथ में एक जो ट्रेनिंग, एक बेसिक प्लान और रखा हुआ हमने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसके बारे में भी आप लोगों को क्लियरली गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि वो प्लान कैसे वर्क करता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस से डिफरेंट कैसे है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि हेल्थ में और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों ही प्लान्स डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कीवर्ड समझते हैं। मैं अपना पीपीटी आप लोगों को शेयर करूंगी, करें पीपीटी सभी को विजिबल है, स्टार्ट करें हम लोग ट्रेनिंग। यस मैम। जी हाँ। चलिए, तो सबसे पहले समझना चाहते हैं हम ओके हेल्थ मैम। इंश्योरेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस। थोड़ा सा पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझना चाहती हूँ, आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। क्या होता है स्वास्थ्य बीमा, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हम लोग स्वास्थ्य बीमा कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे हेल्थ का बीमा। कंपनी क्या कहती है, हम आपके स्वास्थ्य को बीमा कर देते हैं आपके स्वास्थ्य का, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप हॉस्पिटल में जब भी कभी एडमिट होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो आपकी हेल्थ का जितना भी क्लेम, जितना भी पैसा लगेगा, वो कंपनी पे करेगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य बीमा। कंपनी एक आपसे नॉमिनल अमाउंट लेती है, लेकिन उसके बदले में आपके स्वास्थ्य का बीमा कर देती है। पहली चीज ये, हमने स्वास्थ्य बीमा को समझा, और हमें स्वास्थ्य बीमा सेल करना है क्योंकि हमें लोगों को ये चीज बतानी है कि उनके लिए स्वास्थ्य बीमा कितना जरूरी है। अच्छा, हैंड रेस किया लेकिन कोई क्वारी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए चलिए मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। अब सबसे पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस के 3 यूनिवर्सल रूल समझेंगे कि रूल्स किस तरीके से काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 3 यूनिवर्सल रूल हैं, और वो रूल कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना। देखिए, मैं आप सभी लोग क्लियरली समझ लीजिए इस चीज़ को, इवन अपने कस्टमर्स को भी आप ऑलवेज बताइएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम करता है जब किसी को मेडिकल इमरजेंसी और 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कोई भी लाइक खांसी जुकाम फीवर नॉर्मल हुआ और हम डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लेकर आ गए, वो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ काम करता है, जब किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में 24 आवर्स मतलब 24 घंटे, मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो ये हमारा पहला रूल है। हेल्थ इंश्योरेंस कब काम करता है, जब हम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। 30 डेज वेटिंग पीरियड, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है सभी तरह की हेल्थ पॉलिसी में। मतलब कोई भी हेल्थ पॉलिसी, कोई भी पर्सन अगर आज पॉलिसी परचेज करता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्री प्लान करके हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। पता है डॉक्टर ने बोल दिया कि 15 दिन बाद ये ऑपरेशन करवाना है, कस्टमर क्या सोचता है, आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, 15 दिन बाद ऑपरेशन का खर्चा कंपनी देगी। तो ऐसा नहीं होता है।
30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। अगर किसी ने आज 1 तारीख है, आज 1 मई है, किसी ने आज पॉलिसी ली है तो हमारी पॉलिसी 1 जून से स्टार्ट होगी। 1 महीने का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कस्टमर्स को भी ऑलवेज बता के चलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस 30 दिन के बाद स्टार्ट करता है अपना काम। कवर्ड फ्रॉम डे 1। जैसे मैंने अभी रिसेंटली बताया कि हमारी सभी पॉलिसीज में 30 दिन का वेटिंग पीरियड है, लेकिन सभी पॉलिसीज में एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है। हेल्थ की किसी भी तरह के डिसीज के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है, लेकिन अगर मैं एक्सीडेंट की बात करती हूँ तो एक्सीडेंट पहले ही दिन से कवरेज स्टार्ट हो जाती है, पहले दिन से कवर होता है। सपोज किसी ने अगर आज पॉलिसी ली है, ठीक है, तो उसका एक्सीडेंट का कवरेज कल से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? मतलब कोई अगर रोड पे गया है, किसी भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी अदर वे से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइमिंग पे 24 आवर्स मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। 24 घंटे एडमिट होंगे तभी हमारी हेल्थ पॉलिसी काम। क्लियर है? तो 3 यूनिवर्सल रूल कौन कौन से हो गए? पहला रूल है, पहला क्या बताया मैंने? पहला रूल आप लोगों को है किसी को? मैडम 24 घंटा हॉस्पिटल में बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन पहला रूल। दूसरा 30 डेज वेटिंग पीरियड सेकंड रूल। और थर्ड रूल डे 1 एक्सीडेंट डे 1 से कवर। इसके बाद एक फोर्थ रूल भी है जो हमारी पीपीटी में मेंशन नहीं है, वो कौन बताएगा? 100% कैशलेस। नो, ये तो मैडम फोर्थ रूल नहीं है। यस मंडलोई जी, वेरी गुड मैडम कोविड जी, कोविड कब से कवर है पॉलिसी में? कोविड मैडम मैं वो थोड़ा कंफ्यूज में था। कोविड 30 डेज बिल्कुल करेक्ट। 15 सॉरी चलिए मैं बढ़ गया ना मैडम। अभी मैडम कोई कंफ्यूजन में था, सॉरी। हेलो कोई बात नहीं सर। जी, आप बीच लोगों को में क्या पीपीटी मेरी विजिबल ड्यूटी है? चल रही थी, मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहा। हाँ ट्रेनिंग जी जी। चलिए मैडम कोविड जो है सभी पॉलिसी में 16 डेज से है या 30 हो गया? 15 दिन 15 डेज। मैडम एक फिर से बोलिए, कोविड कितने दिन से मतलब कवर्ड है? 15 दिन के बाद। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ मैडम, हाँ। अच्छा पीपीटी विजिबल है सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी 3 पॉइंट बताए, उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया वो है कोविड का। कोविड हमारी सभी पॉलिसीज में कवर्ड है, लेकिन 15 दिन के बाद। कोई कस्टमर अगर ऐसा मिलता है आपको जो ये कहता है कि मुझे पॉलिसी लेनी है, हेल्थ के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड है, एक्सीडेंट के लिए 1 दिन का वेटिंग पीरियड है और कोविड के लिए कोरोना कंपनी कितने दिन बाद कवर करेगी, तो हम बता सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि कोरोना हमारी पॉलिसीज में 15 दिन के बाद कवर्ड है। ठीक है, ये 4 हमारे पॉइंट्स हैं। अभी हम पीपीटी के अकॉर्डिंग फोर्थ पॉइंट पे हैं, वो है 100% कैशलेस। कैशलेस का मीनिंग क्या होता है? हम लोग ये बताते हैं कि अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है और हेल्थ पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, तो उस केस में कस्टमर को अपनी पॉकेट से एक सिंगल पैनी पे नहीं करनी, सब कुछ कंपनी पे करती है। मतलब 100% कैशलेस पॉलिसी है, पूरा क्लेम कंपनी देगी अप टू सम एश्योर्ड तक का। ठीक है, तो हम कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो कैशलेस 100% कैशलेस पॉलिसी है। इसके साथ में यहाँ पर ना कोपे भी लिखा हुआ है, तो कोपे मीन्स को पेमेंट, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, जब पीपीटी एंड होगी ना एट द टाइम मैं आपको बताऊंगी कि को पेमेंट का मीनिंग क्या है। पॉइंट है रूम रेंट। अब कोई इमरजेंसी ऐसी आती है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वहां पर एक रूम की जरूरत होती है। ऑफकोर्स किसी को अगर एडमिट होना है तो हॉस्पिटल में एक रूम चाहिए ना, और उस रूम का भी कुछ ना कुछ एक रेंट होता है, 5,000 7,000 10,000 कुछ भी रेंट हो सकता है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। अगर वो छोटा हॉस्पिटल है तो फिर वहां पर कम चार्जेस होगा, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में गए हैं तो ऑफकोर्स वहाँ चार्जेस ज्यादा होंगे रूम के। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के हॉस्पिटल में गए हैं। बाकी हम रूम रेंट की बात करते हैं तो वो जो चार्जेस जो हॉस्पिटल एक रूम के अगेंस्ट चार्ज करता है उसे कहते हैं रूम रेंट। मतलब उस रूम का रेंट कितना है, जितना भी रेंट हो उसका 5,000 7,000 10,000 वो कंपनी पे करती है। तो हम अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि कंपनी 100% रूम रेंट कवर करती है, कस्टमर्स को रूम के लिए कुछ भी पे नहीं करना होता। क्लियर है? मैम होटल रेंट का रूम कवर होगा? इस होटल के रेंट का रूम जो लेते हैं वो कवर होगा? नहीं सर,
हॉस्पिटल के रूम का रेंट कब? अब जैसे पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो हम्म, उसके साथ में जो रहने वाला है वो उसके साथ तो रह नहीं सकता ना, उसको तो कहीं और ही रहना पड़ेगा। सो लेकिन वो कंपनी कहीं उसका नहीं कवर करती। जो पेशेंट है कंपनी उसका कवर करेगी, बट जो साथ में पर्सन है उसका कवर नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईसीयू। आईसीयू का मीनिंग क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू रूम्स के बारे में पता होगा सभी को, हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा भी होगा। एक इस तरह का रूम होता है जहां पर सभी तरह के मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। वहां पर वेंटिलेटर होगा, ऑक्सीजन रिलेटेड चीजें होंगी, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की मशीनरी वहां होती है मेडिकल से रिलेटेड, जो आप और हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने होते हैं, इवन मैंने भी नहीं सुने होते हैं। तो इस तरह की सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स वहां पर अवेलेबल होंगे। अगर मैं उस रूम की बात करूं तो उसे शॉर्ट में आईसीयू रूम कहा जाता है। अगर अब आईसीयू रूम रेंट की बात करूं, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो कंपनी वो भी 100% कवर करती है। 100% कवर्ड होगा जितना भी आईसीयू का रूम का चार्ज हो। नेक्स्ट, डॉक्टर फी। अब ऑफ कोर्स कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, जो डॉक्टर विजिट करने आता है, अगर आप लोगों ने किसी ने भी ऐसी इमरजेंसी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर की एक विजिट का चार्ज भी 4,000, 5,000, 7,000 समथिंग होता है। कहीं दो जगह 2,000 भी होता है, कहीं 3,000 भी होता है। डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर, डिपेंड करता है हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो जितना भी चार्ज होगा डॉक्टर की विजिट का, चाहे वो 4,000 हो, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 10,000 हो, वो सभी तरह की फी, डॉक्टर फी, डॉक्टर का विजिट चार्ज कंपनी कवर करती है। कंपनी कहती है हम पे करेंगे, कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट, नो क्लेम बोनस। अब ये एक ऐसा फीचर है जो कंपनी पॉलिसी में देती है और एक्स्ट्रा फीचर देती है, कस्टमर को बेनिफिट देती है। नो क्लेम बोनस क्या होता है? देखो, नाम, कुछ चीजों को ना नाम से समझना बहुत जरूरी है। नो क्लेम बोनस मतलब जिस साल भी क्लेम नहीं आया, जिस साल भी हमने पॉलिसी को यूज नहीं किया, ठीक है, जिस साल भी हमारे घर में कोई भी पर्सन बीमार नहीं हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, तो अगले साल जब हम पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं तो कंपनी हमें उस पॉलिसी में कुछ बोनस दे देती है। अब बोनस का मीनिंग ये नहीं है कि कंपनी हमें कुछ पैसा देगी या कुछ प्रीमियम में डिस्काउंट देगी, नहीं। कंपनी कुछ हमारे जो समय शॉर्ट, जो पॉलिसी का समय शॉर्ट होता है, उसे कुछ परसेंट बढ़ा देती है। कितना बढ़ाती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लान में डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में 25% है, किसी में 50% है, किसी में 20% भी है, अकॉर्डिंग टू प्लान्स। तो हमें सिर्फ यहाँ मीनिंग समझना है। नो क्लेम बोनस का मीनिंग क्या है? जिस साल भी हमारी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा, उस साल मतलब नेक्स्ट ईयर जब रिन्यू कराते हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी हमारी पॉलिसी में कुछ बोनस, कुछ समय शॉर्ट, कुछ परसेंट समय शॉर्ट एक्स्ट्रा एड ऑन कर देती है। प्लीज साथ साथ मीनिंग क्लियर रखिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन है तो डिस्कस कीजिएगा अपने आप को अनम्यूट करके, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये अगर पॉइंट्स आप लोगों को, बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कीवर्ड्स अगर आप लोगों को क्लियर हो गए ना, तो जब हम लोग रेगुलरली प्लान्स की ट्रेनिंग लेंगे तो आप लोगों को उस ट्रेनिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको चीजें पता होंगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है और उस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये पीपीटी भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी आप लोगों के नॉलेज के लिए, घर में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। रीस्टोर रिचार्ज, क्या मीनिंग होता है रीस्टोर और रिचार्ज का? ये भी एक स्पेशल फीचर है जो कंपनी हमारी पॉलिसी में देती है। स्पेशल फीचर रीस्टोर का मतलब क्या होता है? कंपनी हमारी पॉलिसी को रीस्टोर करती है। मतलब एक बार अगर पूरा 5 लाख खत्म हो गया, सपोज किसी का कैंसर के लिए क्लेम आ गया, हार्ट के लिए क्लेम आ गया, कंपनी ने पूरा 5 लाख दे दिया, खत्म हो गया, उसके बाद कंपनी उसी समय शॉर्ट को अगेन रीस्टोर, फिर से रीस्टोर कर रही है। रिचार्ज का मीनिंग भी कुछ इसी तरीके से है। रिचार्ज मीन्स कंपनी कुछ एक्स्ट्रा समय शॉर्ट दे रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में दे रही है, कभी मेडी क्लासिक में दे रही है, कभी किसी और प्लान में दे रही है कंपनी आपको रिचार्ज बेनिफिट। इसमें क्या है, कंपनी कुछ एक्स्ट्रा समय शॉर्ट दे देगी, थोड़ा बहुत 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कि आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है तो हमारी तरफ से 1.5 लाख का समय शॉर्ट आपके पास एक्स्ट्रा है, मतलब आप उस पॉलिसी को 6.5 लाख तक यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कंपनी ये बेनिफिट देती है। रीस्टोर और रिचार्ज को एक्चुअली आप जब प्लान की मीटिंग होगी ना तभी समझ पाएंगे कि कंपनी रीस्टोर को कैसे देती है, कैसे रीस्टोर बेनिफिट काम करता है। अभी सिर्फ मीनिंग समझना है। हम कह सकते हैं अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5+5 का बेनिफिट कंपनी देती है, या कह सकते हैं अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी 10+10 का बेनिफिट देती है, मतलब टोटल 20 लाख का बेनिफिट देती है।
इस तरीके से हम समझ सकते हैं या कस्टमर को समझा सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग इसकी तभी समझ में आएगी जब प्लान्स की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि प्लान में तब ज्यादा बेटर वे में आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। मैडम मैम इसका मैम वैसे इसका मीनिंग बेसिस तरीके से इसका सेम ही है या अलग है? दोनों का मीनिंग अलग है सर। रीस्टोर अलग तरीके से काम करता है और रिचार्ज अलग तरीके से काम करता है। हेलो जी सर, एक बार प्लीज मैडम साथ साथ प्लीज नाम बताइए सर। नवाज, नवाज जी, ओके बताइए नवाज जी। वो अभी 5 लाख का पॉलिसी लिया तो हाँ वो हॉस्पिटल का बिल 10 लाख होता है, ठीक है। तो एक ही साथ में 10 लाख का क्लेम हो जाएगा और रिस्टोर होता है क्या? नहीं सर, कोई भी पॉलिसी में ऐसे नहीं होता है। आपका जो एक्चुअल सम एश्योर्ड है, आपने जो एक्चुअल सम एश्योर्ड 5 लाख का लिया है ना, 5 ओके लाख से ऊपर का क्लेम कोई भी कंपनी नहीं देती है। 5 प्लस 5 ओके का बेनिफिट कैसे मिलेगा? पहला हाँ क्लेम, सपोज 5 लाख की पॉलिसी है, पहला क्लेम आपने 2 लाख का ले लिया, ओके ठीक है, रेस्ट 3 लाख बचा आपका। ओके कंपनी आपकी उस पॉलिसी को अगेन रिस्टोर कर देगी जो आपने यंग स्टार परचेज किया है, जहां तक मेरी वो नॉलेज है। 2 लाख रुपया रिस्टोर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो आपका पूरा प्लान दोबारा से 5 लाख का हो जाएगा। अब अगर हाँ सेकंड क्लेम भी आपका भगवान ना करे पूरे 5 लाख का भी आया तो कंपनी पे कर देगी। हाँ हाँ ओके, वो एक ही बार रिस्टोर होता है ना? यस, एक ही बार रिस्टोर होता है। अब पॉलिसी ईयर वाइज वन टाइम रिस्टोर होगा या पूरा लाइफ स्पैन के लिए एक ही बार रिस्टोर होगा? साल में एक बार रिस्टोर होता है सर। ओके। हाँ, साल में एक बार रिस्टोर होती है पॉलिसी। नेक्स्ट ईयर जब पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो वो फिर से, अगर उसको यूज किया है तो कंपनी फिर से उसमें रिस्टोर बेनिफिट देगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। क्या होती है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज? पॉलिसी लेने से पहले की। क्लियर है? पॉलिसी लेने से पहले की जो भी डिसीज होगी वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें, अगर हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग पीईडी, शॉर्ट फॉर्म में पीईडी बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। मतलब पॉलिसी लेने से पहले की डिसीज। वो डिसीज कौन कौन सी हो सकती है? किसी भी तरह की जिसकी कस्टमर रेगुलरली मेडिसिन लेता है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा या कोई अदर। किसी को पहले से स्टंट डला हुआ है, किसी को एंजियोग्राफी हो रखी है, किसी की एंजियोप्लास्टी हो रखी है, तो कोई ऐसी डिसीज, बहुत सारा की डिसीज हो सकती हैं जो आपको और हमें नाम भी नहीं पता होते हैं, एक्चुअल में नहीं पता होते हैं। बहुत चीजों के नेम मैं खुद कंपनी को डिस्चार्ज समरी शेयर करके पूछती हूँ, सर ये कौन से डिसीज है। तो एक्चुअल में बहुत सारे डिसीज हैं जिनके आपको और हमें नाम नहीं पता होंगे, लेकिन आपको अपने कस्टमर से कंफर्म करना है कि डिसीज कौन सी है, क्या है, इसको क्या कहते हैं। वो चीजें जो भी कुछ होगा वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में काउंट होगा, वो हम पॉलिसी में मेंशन करते हैं, इनको पहले से ये प्रॉब्लम है। इसके लिए सही मायने में वेटिंग पीरियड आता है। कंपनी सभी पॉलिसीज में डिफरेंट डिफरेंट वेटिंग पीरियड के बाद वो जो डिसीज है वो कंपनी कवर करती है। क्या क्लियर है? प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब क्या है? पॉलिसी लेने से पहले की डिसीज। शॉर्ट में समझते हैं, पॉलिसी लेने से पहले की डिसीज। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डिसीज। अब ये स्पेसिफिक डिसीज कौन सी है? कुछ इस तरह की डिसीज होती हैं जिनमें छोटी छोटी सर्जरी, छोटे छोटे ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। उन सभी तरह की डिसीज को स्पेसिफिक डिसीज या ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स कहा जाता है। जैसे स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, फेब्रॉइड, आपका गायनी रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, आपका स्पाइनल इश्यूज, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे, ये सभी स्पेसिफिक डिसीज में काउंट होते हैं। क्लियर है? सभी को पता है स्टोन किसे बोलते हैं? पथरी को बोलते हैं, पथरी का ऑपरेशन होता है। कैटरेक्ट किसे कहा जाता है? मोतियाबिंद, हार्निया, पाइल्स, जॉइंट, घुटने जो रिप्लेसमेंट होते हैं। रसौली आप लोगों को पता है, गांठें हो जाती हैं बॉडी में। गायनी रिलेटेड इश्यूज, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज हैं। फेब्रॉइड, स्पाइनल, हमारे रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड इश्यूज। इस सभी तरह की डिसीज जो होती हैं इसे स्पेसिफिक डिसीज कहा जाता है या फिर ऑपरेशन रिलेटेड नीड। इनका मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी जो कवर करती है ये भी कुछ वेटिंग पीरियड्स के बाद कवर करती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लान में डिफरेंट डिफरेंट वेटिंग पीरियड्स है। किसी में कंपनी 2 साल बाद कवर कर रही है तो किसी में कंपनी 1 साल के बाद भी कवर कर रही है। तो इसको हम प्लान वाइज समझेंगे। अभी सिर्फ मीनिंग समझते हैं स्पेसिफिक डिसीज में। ये कुछ स्पेसिफिक जो है बीमारियां जिसमें ऑपरेशन की नीड होती है, छोटे छोटे ऑपरेशन की नीड्स होती है, ये सभी तरह की कंपनी कुछ वेटिंग पीरियड के बाद कवर करती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैं समझा पा रही हूँ? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे साथ। क्लियर है सभी को?
आगे समझे? यस मैम। नेक्स्ट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है? मतलब प्री मतलब पहले, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। देखो अगर सिंपल सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। अब कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये होते कौन कौन से खर्चे हैं? एडमिट होने से पहले कौन से खर्चे होते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद के कौन से खर्चे होते हैं? तो यहाँ हमें दोनों को ही समझना है। एडमिट होने से पहले की कंडीशन समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, आज अच्छा खासा है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद अचानक फीवर चढ़ जाता है, तो क्या करेगा वो पर्सन? डॉक्टर के पास जाएगा, अपने फैमिली फिजिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, डॉक्टर को फी पे करेगा, मेडिसिन लेगा, डॉक्टर 3 दिन 4 दिन की मेडिसिन देगा। अभी फिर और फीवर नहीं उतरा, 4 दिन में आराम नहीं आया, फिर से जाएगा, डॉक्टर को फिर फी पे करेगा और फिर 2 दिन की दवाई लेकर आएगा, मेडिसिन लेगा बाहर से। एक्सपेंस किया ना उसने, डॉक्टर को भी पैसे दिए, मेडिसिन के भी खर्चा उठाया, वो वहां भी पैसे दिए। अभी फिर आराम नहीं है, अभी फिर डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर बोलेगा आप टेस्ट कराओ, कोविड टेस्ट कराओ, डेंगू टेस्ट कराओ, टाइफाइड टेस्ट कराओ, और भी 2 4 5 टेस्ट वो लिख देगा। कस्टमर क्या करेगा? उन सारे रिपोर्ट्स को, टेस्ट के जो मेडिकल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको लेकर जाएगा, टेस्ट करवाएगा। शाम तक 1 दिन में 2 दिन में रिपोर्ट आएगी। वहां भी उसने पैसे दिए जब उसने रिपोर्ट टेस्ट कराए। अब वो रिपोर्ट्स लेकर आएगा, डॉक्टर को फिर दिखाएगा कि ये देखो मेरे रिपोर्ट्स है। अब डॉक्टर देख के बता देगा जी इनको तो कोविड है, इनको तो डेंगू है, इनको टाइफाइड है, आपकी ये 5 दिन 10 दिन अभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आपकी कंडीशन सीरियस है। अब क्या करेगा कस्टमर? हॉस्पिटल में एडमिट होगा। अब समझिए, उसने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, ये जितनी बार वो डॉक्टर के पास गया है, जो उसने मेडिकल टेस्ट कराए हैं, जितने भी तरह के उसने दवाइयां परचेज की हैं, अगर उसके पक्के बिल उसके पास हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड बिल्स हैं उसके पास, वो सारे बिल्स वो होते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके बाद अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसने ट्रीटमेंट करवाया और वो डिस्चार्ज होके घर आया। अब डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर ने कहा उनको कि आपको अभी 5 दिन मेडिसिन और खानी है, 10 दिन मेडिसिन और खानी है। होता है ना, कोर्स पूरा करना होता है। कोई भी डिसीज होती है, अगर किसी को कोविड भी हुआ है और वो अगर 10 दिन एडमिट होकर आएगा तो 10 दिन के बाद जब डिस्चार्ज होगा तो डॉक्टर अभी ये क्या कहता है? 10 दिन मेडिसिन अभी और खानी है, आपका कोर्स अभी और चलेगा। तो वो जो 10 दिन मेडिसिन खानी है या दोबारा कोई टेस्ट करवाना है किसी भी तरह का, वो जितने भी पोस्ट मतलब डिस्चार्ज होने के बाद के भी जो एक्सपेंस हुए हैं, अब इसको शॉर्ट में समझते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जितने भी खर्चे हुए हैं और डिस्चार्ज होने के बाद जितने भी खर्चे हुए हैं, वो सारे खर्चे कंपनी कवर करती है। बट ये खर्चे कैशलेस नहीं होते हैं। कस्टमर को सारे बिल्स अपने पास संभाल कर रखने होते हैं। ठीक है। और बाद में हम इसको क्लेम फाइल कंपनी को करते हैं, ये सारा पैसा कंपनी रिम्बर्स कर देती है, आपको रिटर्न कर देती है। अब प्री एंड पोस्ट की डेज की लिमिट है कि कितने दिन पहले का खर्चा कंपनी कवर करती है और कितने दिन बाद का खर्चा कंपनी कवर करती है। ये डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स हैं। तो 60 दिन पहले और 90 दिन बाद का खर्चा कंपनी कवर करती है। 60 दिन मीन्स 2 महीने पहले और 90 दिन मीन्स 3 महीने बाद के। ये जो एक्सपेंसेस करेगा कस्टमर, वो भी कंपनी कवर करती है। तो इसको लॉन्ग में समझाने का सिर्फ यही मीनिंग था। जितने भी न्यू एजेंट्स हैं वो सब इस चीज को समझ लें कि प्री एंड पोस्ट होता क्या क्या है, प्री एंड पोस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कंपनी कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर करती है। पॉइंट क्लियर है सभी को? प्री में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे, पोस्ट में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी तरह की? नो मैम नो। आगे डिस्कस करें। मैम जी बताइए सर। जी प्रशांत जी। मैम हिमांशु गुप्ता। मैम प्री एंड पोस्ट में मैम जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो भी इंक्लूड होंगे? नहीं सर, सिर्फ दवाइयों के मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके मैम, थैंक यू। ये भी कंपनी के द्वारा जो चीजें मिलती है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कस्टमर को मिलता है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज में कंपनी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के हेल्थ चेकअप कूपन देती है। किसी में एवरी ईयर मिलता है, हर साल, और किसी में क्लेम फ्री ईयर, मतलब किसी ने अगर आज पॉलिसी ली, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन देती है। इसमें जो भी कस्टमर के रूटीन के रेगुलर नॉर्मल जो जितने भी चेकअप, जितने भी टेस्ट होंगे ना, वो अपने रजिस्टर्ड लैब में जाकर अपने रूटीन चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। कंपनी कोई चार्ज नहीं लेती है।
तो कंपनी हमारी पॉलिसीज के अंदर हेल्थ चेकअप कूपन भी। नेक्स्ट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता क्या है, थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कई बार किसी पर्सन की ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता है, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं होगा। जैसे अभी अगर सही मायने में बात करूं तो आज का सिनेरियो भी ऐसा ही है, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर लिख कर देता है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, आप अपना घर में ट्रीटमेंट कराइए, आपको प्रॉपर एक नर्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपके पास एक डॉक्टर रेगुलर विजिट करेगा या आपसे कॉन कॉल पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपसे डिस्कस करेगा, आपके हेल्थ चेकअप का प्रॉपर स्टेटस रहेगा। आपको जो भी चीज यहाँ से चाहिए होगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट होगा, जो चाहिए होगा कस्टमर को, वो कंपनी प्रोवाइड, वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। अगर ये डॉक्टर लिख कर देता है और कस्टमर का घर में ट्रीटमेंट होता है तो उसे कहा जाता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। बट इसकी एक कंडीशन है, इसमें 3 दिन 3 डेज मिनिमम घर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन 12 घंटे 24 घंटे में घर में ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गए, सेट हो गए और अब सोचे कि हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का क्लेम कंपनी से लेंगे, तो आई एम सॉरी, इसकी कंडीशन है 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम तो फिर 5 दिन 10 दिन 15 दिन भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 3 डेज आर मैंडेटरी। चलिए नेक्स्ट है आयुष ट्रीटमेंट। देखिए, पढ़ने में ना और बोलने में ये वर्ड बहुत छोटा सा है आयुष, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। आयुष ट्रीटमेंट में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आते हैं? आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सभी तरह के ट्रीटमेंट्स भी कंपनी कवर करती है। आज की डेट में बहुत सारे, आज भी ऐसे कुछ बात करूं तो ह्यूमन आज भी ऐसे हैं जिनको एलोपैथिक दवाइयां प्रॉपरली सूट नहीं करती हैं। एलोपैथिक दवाइयां समझते हैं ना, अंग्रेजी दवाइयां जो हम लोग नॉर्मली कोई भी मेडिसिन लेकर खाते हैं, वो होती है अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक मेडिसिन। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को ये दवाई सूट नहीं करती है। वो लोग आज भी ऐसा चाहते हैं कि मुझे तो आयुर्वेदिक दवाई सूट करती है, मुझे होम्योपैथिक दवाई सूट करती है, यूनानी, सिद्धा, ये जड़ी बूटियों के थ्रू जो ट्रीटमेंट्स होते हैं। आप लोग को याद होगा एक सलमान खान की मूवी भी आई थी, मे बी शायद तेरे नाम, कुछ ऐसे कुछ करके नाम था उसका। उसमें जो उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था वो आयुष ट्रीटमेंट था, जड़ी बूटियों के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं Yes, ma'am. आयुष ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है, तो कंपनी आयुष ट्रीटमेंट भी कवर करती है, बट कुछ लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। इसके लिमिटेशंस है, किसी में 20,000, किसी में 25, किसी में 50, वो हम प्लान के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लान में डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स है। तो सिर्फ इसका मीनिंग समझना है, आयुष ट्रीटमेंट मीन आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सभी तरह के ट्रीटमेंट्स कंपनी कवर। ये भी एक बेनिफिट है मैडम कंपनी ये की। क्वेश्चन था, ये कीमोथेरेपी कवर होगा इसमें क्या? इसमें कीमोथेरेपी, मंडलोई जी क्या कह रहे हैं आप बताइए, कीमोथेरेपी जी कंफर्म? हाँ जी सर, कवर होगा, जी जी कवर होगा, डे केयर में आता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें हॉस्पिटल कैश। तो क्या होता है हॉस्पिटल कैश? देखिए, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल और कैश, यहाँ मतलब कुछ पैसे से रिलेटेड, कुछ कैश से रिलेटेड कंपनी बताना चाहती है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जितने दिन वो एडमिट रहेगा उतने दिन का कुछ पैसा कंपनी कस्टमर को देती है। अब वो प्लान के अकॉर्डिंग है कि उसके प्लान, जो उसने प्लान लिया है कस्टमर ने, या जो उसने समय शॉर्ट चूज किया है, उसमें 500 रुपए पर डे मिलने वाला है, 1000 रुपए पर डे मिलने वाला है, या 2000 रुपए पर डे मिलने वाला है, वो डिपेंड करता है प्लान और डिपेंड करता है समय शॉर्ट्स के ऊपर। ठीक है, हमें यहाँ हॉस्पिटल कैश का सिर्फ मीनिंग समझना है। मीनिंग मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल कैश मीन्स कस्टमर जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा उतने दिन का कुछ पैसा कंपनी से कस्टमर को मिलेगा। अब इसको ये भी समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कस्टमर आज एडमिट हुआ है तो कल से उनको कंपनी से कोई पर्सन आएगा रोज का 1000 रुपए देना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्लेम फाइल किया जाता है। 10 दिन कोई पर्सन एडमिट रहेगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद जब वो अपने प्री एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस को क्लेम फाइल करता है तो उस उन बिटवीन कंपनी ये पैसा भी रिफंड करती है। तो ये क्लेम के थ्रू होगा। ऐसा किसी को भी मत सजेस्ट कीजिएगा कि कंपनी यहाँ रोज के 1000 रुपए, रोज के 2000 रुपए या रोज का 500 रुपए कंपनी वहां पर हॉस्पिटल में पे करेगी। तो कंपनी से ऐसा कोई भी पर्सन नहीं आता है पैसा देने के लिए। इन सभी चीजों के लिए या ऐसा कोई भी बेनिफिट जो कंपनी दे रही है, उस सभी तरह के बेनिफिट के लिए कस्टमर को क्लेम फाइल करना पड़ता है। अब मेडिकल इमरजेंसी जब होती है तो आप लोगों को पता होगा कि 90% एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी एम्बुलेंस, ये रोड एम्बुलेंस है, यहाँ जो समझ रहे हैं आप, पिक्चर देख के भी समझ सकते हैं,
ये रोड एम्बुलेंस है, तो कंपनी रोड एम्बुलेंस भी कवर करती है। नेक्स्ट एयर एम्बुलेंस। कभी ऐसी इमरजेंसी भी हो जाती है कि जहां ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, कस्टमर का जहां ट्रीटमेंट चल रहा है, बेटर ट्रीटमेंट के लिए उसको किसी अदर सिटी, किसी अदर बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसकी जान पर बात आई हुई है और हम उसे रोड एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट करेंगे। दिल्ली से मुंबई भेजना है, अगर मैं दिल्ली से मुंबई किसी को भेजना चाहूंगी तो क्या पॉसिबल होगा? 2 दिन 3 दिन तो उसे जाने में ही लग जाएंगे, इतने में तो उसकी जान पर आफत आ जाएगी पेशेंट की। तो इस केस में कंपनी क्या करती है? एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। एयर एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस जो होते हैं इसमें प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर होता है, नर्स होती है, सभी तरह के मेडिकल इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स एम्बुलेंस में अवेलेबल होते हैं, तो कंपनी कवर कर। नेक्स्ट नेटवर्क हॉस्पिटल। क्या होता है नेटवर्क हॉस्पिटल? पहले तो इसको समझते हैं। देखो मेरे पास ना इस तरह की क्वेरीज भी आती हैं कि अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो क्या वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा सकता है? क्या कहते हैं? नहीं सर, अगर कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएगा, नेटवर्क मीन्स जो कंपनी के नेटवर्क में है, टाई अप है कंपनी के साथ, उनका पैनल में है कंपनी के साथ, अगर इस तरह के किसी भी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाएगा तो वहां कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, मतलब कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क हॉस्पिटल का मीनिंग समझ गए? तो सभी को पता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जब भी कोई लेता है तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स पहले चेक किए जाते हैं, लोगों को पता होता है कि ये हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क में है, कंपनी के साथ नेटवर्क में है, तो यहाँ जाना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, अभी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल भी तो होते हैं। अगर आपकी सिटी में, मेरी सिटी में बात करूं, 5,000 हॉस्पिटल है तो 3,000 तो कंपनी के नेटवर्क में हो गए, लेकिन रेस्ट जो 2,000 जो हॉस्पिटल बचे हैं तो वो नॉन नेटवर्क भी तो होंगे ना। अब ऐसी इमरजेंसी कभी आ गई कि कस्टमर को नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़े। अब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में तो कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं देगी ना, वहां तो कस्टमर को अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी एक बेनिफिट है, अगर कस्टमर वहां अपनी पॉकेट से बियर करता है एक्सपेंसेस और उसके बाद सारे बिल्स हुए हैं, जितना भी पैसा कस्टमर ने लगाया वो सारे बिल्स कस्टमर कंपनी को सबमिट करवाता है, तो कंपनी वो सारा पैसा कस्टमर को रिफंड कर देती है। तो दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा, नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ रिम्बर्समेंट का ऑप्शन मिलता है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी, टीपीए, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है टीपीए? ये एक डिपार्टमेंट होता है जो क्लेम सेटलमेंट करता है, ये वो डिपार्टमेंट है। सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा आपको एक टीपीए डिपार्टमेंट, टीपीए का ना एक रूम ही अलग होता है, ये वो डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल्स में मिलता है। एक डिपार्टमेंट हमारी कंपनी में होता है, तो स्टार हेल्थ का इन हाउस टीपीए, हमारा अपना टीपीए है, हमारा अपना एक डिपार्टमेंट है जो क्लेम सेटलमेंट करता है। बाकी रेस्ट, अगर बाकी कंपनीज की बात करूंगी तो बहुत सारी कंपनीज में जो क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट है वो उनका अपना खुद का नहीं होता है, थर्ड पार्टी होता है, बाहर का टीपीए उन्होंने परचेज कर रखा होता है, वहां क्लेम सेटलमेंट में इश्यूज आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो हमारा स्टार का जो डिपार्टमेंट है वो अपना ही है जो क्लेम सेटलमेंट करता है, इसलिए स्टार हेल्थ के क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, इजीली क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्लेम गारंटी, तो अगर कस्टमर ने जेन्युइन क्लेम डाला होगा, 100% सिक्योर क्लेम होगा, तो कंपनी की क्लेम गारंटी है, कंपनी क्लेम देती है। बट अगर किसी ने किसी कस्टमर ने फ्रॉड करने की कोशिश की कंपनी के साथ या किसी भी तरह का झूठ बोला है कंपनी के साथ, तो उस केस में कंपनी कोई क्लेम की गारंटी नहीं देती है। नेक्स्ट इज प्रीमियम। क्या होता है प्रीमियम? अब आप लोग, यू ऑल आर एजेंट्स, अगर आपने किसी कस्टमर से बात की है, किसी से डिस्कस किया है हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कि सर मैं हेल्थ इंश्योरेंस में काम करता हूँ, या कस्टमर आपका रेडी हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, तो उस केस में कस्टमर पूछेगा कि मुझे कितना पैसा पे करना है, या आप बताएंगे कि सर आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए कुल मिला के 20,000 रुपए पे करने हैं, तो वो जो 20,000 रुपए है ना, हम उसे प्रीमियम कहते हैं, हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इट्स कॉल्ड प्रीमियम, उसे प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे एजेंट्स कहीं ना कहीं दूसरे किसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो LIC से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि प्रीमियम का मीनिंग क्या होता है। बट जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं क्लियर बता देती हूँ, प्रीमियम मीन्स जो पैसा कस्टमर को पे करना है।
और फ्री। नेक्स्ट एज ऑफ एंट्री, मैं एक बार सभी को म्यूट कर रही हूँ, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। जब भी कभी आपने कोई क्वेश्चन पुट किया है, आंसर मिलते ही खुद को म्यूट करेंगे तो बेटर रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री का मीनिंग है वो कौन सी एज है, वो कौन सी ऐसी एज जिसमें कस्टमर पॉलिसी परचेज कर सकता है, वो कौन सी एज होती है। तो डिफरेंट प्लान में डिफरेंट एज है, हम लोग प्लान वाइज समझेंगे। किसी प्लान में कंपनी किसी एज पर पॉलिसी देती है और किसी प्लान में कंपनी किसी एज पर देती है, तो हम प्लान वाइज समझेंगे। छोटे बच्चे किस एज से कवर करती है कंपनी और बड़े लोगों को किस एज से कवर करती है, यंगस्टर्स को कौन सी एज से कवर करेगी और ओल्ड एज को किस एज से कवर करेगी। ओल्ड एज मीन्स सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कंपनी किस एज से पॉलिसी देती है। तो ये हम प्लान वाइज समझेंगे। अभी सिर्फ मीनिंग समझते हैं। एज ऑफ एंट्री का मीनिंग है वो कौन सी ऐसी एज जिसमें कस्टमर पॉलिसी परचेज कर सकता है। चाइल्ड एज, तो बच्चों की भी कोई एज होती है पॉलिसी लेने की, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड एज। ऐसे कौन सी एज है जिसमें हम बच्चों को भी पॉलिसी दे सकते हैं, तो वो भी हम प्लान वाइज डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर, देखो इसको समझ लीजिएगा प्लीज आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आती है। हमारे कुछ प्लान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए हैं, और कुछ प्लान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए है। फैमिली में कौन कौन आता है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, नॉट मम्मी पापा, ध्यान रखिएगा, नॉट मम्मी पापा, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, ये फैमिली में काउंट होता है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और मम्मी पापा ये फैमिली में काउंट नहीं होता। हम इन सभी को एक साथ पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। मम्मी पापा के लिए अलग पॉलिसी बनती है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के लिए अलग पॉलिसी बनती है। तो इंडिविजुअल तो सभी को क्लियर होगा, इंडिविजुअल मीन्स सिंगल, अकेला पर्सन जिसको पॉलिसी लेना है। लेकिन कंफ्यूजन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम फैमिली फ्लोटर बताते हैं या सिर्फ फ्लोटर बता देते हैं। हैबिट हो चुकी है, हम लोग बहुत बार सिर्फ और सिर्फ फ्लोटर भी बता देते हैं, मतलब हमारे मुंह से निकल जाता है कि फ्लोटर लेना है या इंडिविजुअल। तो कई बार एजेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि फ्लोटर का मीनिंग क्या होता है। तो फ्लोटर का मीनिंग होता है फैमिली क्वायरी ना हो। चलिए फैमिली फ्लोटर समझ में आ गया। फैमिली फ्लोटर ध्यान रखिएगा, हस्बैंड वाइफ वो भी फैमिली काउंट होगा, वाइफ के साथ एक बच्चा फैमिली काउंट होगा, हस्बैंड के साथ एक बच्चा फैमिली काउंट होगा। कोई भी दो लोग होंगे तो वो फैमिली में ही। अगर मैं बात करूं पीपीटी की, तो पीपीटी एंड अप हो गई है, पीपीटी में इसके अलावा और कुछ भी एंड हो गई है। ठीक है, अब मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ और आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप पीपीटी क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पूछ सकता हूं मैडम? हेलो सर प्लीज नाम बताकर पूछिए ताकि मुझे समझ में आएगा किसने मेरे से क्वेश्चन किया है। बताइए सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने सभी को म्यूट किया है। मैं आकाश बोल रहा हूँ। जी आकाश जी बताइए। मतलब जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो है, मतलब मान लीजिए मैडम किसी का 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, हाँ, तो अभी वो अचानक से बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मतलब वो उसको 2-3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ठीक है, 2-3 दिन या 4-5 दिन कुछ भी हो, उसका जो एक्सपेंस है वो क्या मिल सकता है मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन के तहत? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। जब कस्टमर डिस्चार्ज हो जाएगा ना, डिस्चार्ज होने के बाद भी जो मेडिसिन लेगा, तो वो जो एडमिट होने से पहले जो भी खर्चा किया है वो सारे एक्सपेंसेस, और जो डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चा किया है वो भी एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी को क्लेम फाइल करना होता है। तो जब हम कंपनी को क्लेम फाइल करेंगे तो कंपनी ये सारा पैसा रिम्बर्समेंट कर देती है, रिम्बर्स कर देती है। एक क्वेश्चन है मैम, मैम धीरज जी। व्हाट अगर इन केस ऑफ डेथ, हाँ, अगर ट्रीटमेंट करते करते ही डेथ होती है तो उसमें क्या होगा? ट्रीटमेंट मिलेगा, पूरा पैसा कंपनी देगी। सपोज किसी ने अपना ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट, हाँ बिल्कुल, सपोज किसी ने आज पॉलिसी लिया, 6 महीने बाद किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आई, 6 दिन एडमिट रहने के बाद वो पर्सन एक्सपायर हो गया, लेकिन एक्सपायर होने तक जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है ना उसके मेडिकल इश्यूज को लेकर, जो भी हॉस्पिटल में एक्सपेंस हुआ है वो सारा कंपनी पैसा पे करेगी। इवन प्री एंड पोस्ट का एक्सपेंस भी कंपनी। ओके मैम फुलन से क्या जी पूरन जी बताइए। मैम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में फिर से बोल सकते हैं? हाँ मैं बता देती हूँ सर, थर्ड पार्टी टीपीए क्या होता है ना, टीपीए क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है। ये वो डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होता है और कंपनी में भी अवेलेबल होता है, दोनों जगह अवेलेबल होता है। जब किसी को मेडिकल इमरजेंसी आती है और हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं ना,
वहां पर सबसे पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल्स टीपीए डिपार्टमेंट को दिया जाता है। टीपीए डिपार्टमेंट कंपनी को मेल करता है कि इनकी ये पॉलिसी है, ये पर्सन है, इस रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, इनको इस तरह की इमरजेंसी है, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल का टीपीए डिपार्टमेंट है वो हमारे कंपनी के टीपीए डिपार्टमेंट को मेल करता है, मेल जाती है हमारे पास। तो जो क्लेम Okay. सेटलमेंट कंपनी करती है वो टीपीए डिपार्टमेंट। हेलो मैम, आकाश बोल रहा हूँ। जी आकाश जी। मतलब मैडम एक एक चीज और, हमारा जो कंपनी है, उस कंपनी का जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है वो 60 दिन का है, मतलब 2 महीना। और मान लीजिए मैडम किसी का 2 महीने के बाद भी उसका मतलब चल रहा है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, 3 महीने हो चुका है और 3 महीने बाद वो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो बीच का जो 1 महीना ज्यादा चला है उसका तो पैसा उसको नहीं मिलेगा ना मैडम? बिल्कुल करेक्ट, वो नहीं देगी कंपनी। 60 दिन, ओनली 60 डेज मींस 2 मंथ्स, कंपनी सिर्फ 2 मंथ्स का एक्सपेंस देती है। और जैसे मैडम किसी का, जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट का डायलिसिस चल रहा है या बीपी या शुगर अस्थमा कुछ भी ऐसा हो, तो हाँ। उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, फैमिली डॉक्टर कुछ भी हो ऐसे प्लान में? नो सर, अगर हम कोई भी पीईडी डिक्लेयर कर रहे हैं, पुरानी बीमारी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो स्टार हेल्थ में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं। बस वेटिंग पीरियड ही होगा जो कस्टमर को बियर करना होगा, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज में है, ठीक है। कस्टमर को सिर्फ वो वेटिंग पीरियड ही बियर करना है, बाकी प्रीमियम में कोई भी 1% की भी लोडिंग या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो एक्चुअल प्रीमियम है कस्टमर को सिर्फ वही पे कर। और मतलब मान लीजिए किसी का मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका कोई स्टोन कैटरेक्ट जैसे कुछ प्री स्पेसिफिक डिजीज है, तो हाँ। उसको मतलब अनाउंस, मतलब जब बोल दिया, बोलने के बाद उसको पॉलिसी को ले रहा है, हाँ। लेने के बाद जब जो पॉलिसी हम लोग उसको देने के बाद मतलब बोल रहे हैं कि आपको 2 साल या 3 साल का वेटिंग पीरियड आपको लगेगा, उस हाँ। वक्त बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे 3 साल वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए, तो उस वक्त वो मतलब लेना नहीं चाहता है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? मैं बताती हूँ, अगर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूंगी तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायबैक पीडी। जब प्लान की मीटिंग होगी ना, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि ये जो फीचर किस तरीके से काम करता है। अगर कोई पहले से बता रहा है कि मुझे बीपी और शुगर है, सही मायने में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में बीपी शुगर का या किसी भी पुरानी बीमारी का 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अब कस्टमर चाहता है कि मैं अपने इस वेटिंग पीरियड को कम करना चाहता हूँ, भाई मुझे 1 साल का वेटिंग पीरियड चाहिए, वो मैं 1 साल तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन 3 साल किसने देखे हैं? क्योंकि सही मायने में कस्टमर की यही सोच होती है कि 3 साल किसने देखे, ठीक है। हम कस्टमर को क्या बोलेंगे, सर अगर आपको 1 साल का है तो आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी को पे कर दीजिए, कंपनी आपको ये फीचर प्रोवाइड कर। देखिए इसमें क्या है, बायबैक का ऑप्शन अवेलेबल है। जी रामचंद्र यादव जी बताइए। मैम मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कोई बंदा है जो 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, क्लेम में प्लान लिया है, ठीक है। और वो अगर वो 2 लाख का वो क्लेम बोनस लेता है, मतलब वो 2 लाख ठीक कर पाता है 1 साल में, तो वो जो 3 लाख बच रहा है उसका फिर क्या, रिन्यू कराएगा तो फिर क्या वो मिलेगा 3 लाख? रिन्यू कराएगा तो पूरा 5 लाख मिलेगा सर, कंपनी पूरा 5 लाख देगी रिन्यू कराने पर। कस्टमर भले ही वो पूरा 5 लाख 1 साल में खत्म कर ले, उसके बाद जब वो उस पॉलिसी को फिर से रिन्यू कराएगा तो सही मायने में तो पॉलिसी खत्म हो गई, क्योंकि कस्टमर ने 5 लाख का यूज कर लिया। लेकिन नहीं, तो पॉलिसी रिन्यू कराएगा तो कंपनी फिर से पूरा 5 लाख देगी, क्योंकि कस्टमर ने अच्छा, पैसा दिया है। हाँ, कंपनी पैसा ले रही है तो बेनिफिट भी तो देगी ना। तो जो 3 लाख जो बच रहा है वो एड ऑन नहीं होगा? नहीं, वो एड ऑन नहीं होगा। नो क्लेम बोनस जो उसकी पॉलिसी में मिलेगा वो एड ऑन होगा। मंडल जी, मैं माफी चाहूंगी, हाथ जोड़ के मेरी जी हाँ, क्षमा मांगूंगी मैं आपसे। जी लास्ट मंथ आप कॉन्टेस्ट पूछ रहे थे, बट सॉरी, क्योंकि आपको सभी को पता है योगेंद्र सर बिल्कुल मतलब ठीक नहीं थे, और मैं अकेली कॉन्टेस्ट लॉन्च नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कॉन्टेस्ट के ऊपर ना अप्रूवल चाहिए होता है। जब तक योगेंद्र सर का अप्रूवल नहीं होगा कोई कॉन्टेस्ट लॉन्च नहीं ठीक होगा। है। बट अभी योगेंद्र सर ठीक हो गए हैं, हाँ, आपने डोंट बताया था वरी, 1 अप्रैल। जी 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 डोंट जी वरी, इस महीने का जल्दी ही उम्मीद करूंगी। अप्रैल। आई नो, मैं समझ सकती हूँ सर, क्योंकि आपने अच्छा काम किया तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित रह गए। आई एम सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मैं अभी भी कोशिश है मैडम, कोशिश अभी भी कोशिश बिल्कुल है। सर, बिल्कुल कोशिश नहीं छोड़नी जी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अभी कोविड का जो सिनेरियो जो टाइम चल रहा है, ये पीक टाइमिंग है। सही मायने में बताऊं तो इंश्योरेंस लेवल की ना, इंश्योरेंस की बहुत डिमांड है मार्केट में। लोग सामने से ढूंढ रहे हैं कि हमें इंश्योरेंस करने वाला कोई पर्सन मिल जाए जो हमें सही से गाइड कर दे। तो आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी वो पिक करनी है, वो अपॉर्चुनिटी अपने हैंड में लेनी है। बहुत काम है मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस।
क्लियर है सभी को? पॉइंट्स क्लियर हैं? एक छोटा सा प्लान है हमारा एक्सीडेंटल, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक बार जल्दी से उसे भी समझ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें डिफरेंस है उसमें, वो प्लान काम कैसे करेगा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप लोगों को। एक बार मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। सबसे पहले 5 मिनट लूंगी और आप लोगों को इस प्लान का और इस एक्सीडेंट का मीनिंग बताना चाहूंगी कि एक्सीडेंट एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आज किसी से बात करती हूँ, चाहे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ या किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस करूँ, एक्सीडेंट का नेम आते ही सभी के माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, एक्सीडेंट मीन। एक्चुअल में एक्सीडेंट का मीनिंग सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं होता है, और भी बहुत तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं जो एक्सीडेंट में काउंट होते हैं। किस किस तरह के सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं जिसको कंपनी ये कहती है कि तो रोड एक्सीडेंट, कोई पर्सन है रोड पर जा रहे हैं, अचानक किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, वट कोई भी व्हीलर है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो रोड एक्सीडेंट में काउंट होगा। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे लास्ट टाइम की बात करूँ तो चमोली में एक ग्लेशियर फटा था, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग मिस हो गए, लोगों के साथ ऐसी इसी तरह की मिस हैपनिंग्स हुई हैं जो किसी ने सोची और समझी भी नहीं थी। तो ये सब एक्सीडेंट में काउंट होता है। कोई अचानक से छत से गिर गया, दिमाग में चोट आई और डेथ हो गई, सीढ़ियों से गिर गया, सर में चोट आ गई, रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, फ्रैक्चर आ गया या कोई और मेजर प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट में काउंट होता है। कोई रोड पर जा रहा है, किसी ने अचानक गोली मार दी, चाकू मार दिया और उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में काउंट होता है। या किसी भी ऐसे जानवर ने, किसी सांप ने काट लिया और उसके जहर फैलने से बॉडी में डेथ हो गई, एक्सीडेंट में काउंट होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी नेचुरल, अगर मैं बताऊं सही मायने में बात करूं शॉर्ट में, तो जो भी नेचुरल मीन्स जो भी हेल्थ रिलेटेड डिसीज के थ्रू डेथ नहीं होती है, वो सब कुछ बाकी आपका एक्सीडेंट में काउंट होता है। जैसे किसी की भी हेल्थ रिलेटेड, किसी को कोई बीमारी है, बीमारी से डेथ हो गई तो वो हेल्थ में काउंट हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट में काउंट नहीं होगा। बीमारी छोड़कर किसी अदर रीजन से डेथ होती है, एक्सीडेंट में काउंट। तो सिर्फ इस चीज को इस तरीके से समझिए कि एक्सीडेंट सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है। और फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्सीडेंटल पॉलिसी है, इसको ये समझना है कि ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमेशा या तो डेथ होने पर काम करती है, या बॉडी या परमानेंट डिसेबिलिटी, बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स कट जाने, टूट जाने और खराब हो जाने पर काम करती है। इस पॉलिसी में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, इस पॉलिसी में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। इस पॉलिसी में कंपनी पैसा देती है, मतलब बेनिफिट देती है, अमाउंट देती है। बहुत सारे कस्टमर्स ना आपको ऐसे मिलेंगे जब आप हेल्थ पॉलिसी सेल करने जाओगे, उन लोगों का कहना ऐसा होगा कि अगर हमने पॉलिसी ली और पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया हमारा, हमने जो पॉलिसी यूज नहीं की, तो कंपनी हमें क्या बेनिफिट देगी, क्या देगी कंपनी हमें? तो हम क्या बोलेंगे उनको, सर ये छोटी सी पॉलिसी साथ में ले लो, न करे किसी तरह की मिस हैपनिंग हो जाएगी, किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो कंपनी यहाँ से पैसा देती है, अगर आपको पैसा चाहिए। हमारी ये पॉलिसी पैसा प्रोवाइड करती है, डेथ बेनिफिट देती है। अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो डेथ बेनिफिट देती है। किस तरीके से काम करती है पीपीटी के थ्रू समझ लेते हैं जल्दी से और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। मैडम मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। बताइए मंडल जी। मैम इसमें क्या पीएम कराना जरूरी रहेगा सामने वाले को, क्या पीएम में कस्टमर को? पोस्टमार्टम। जी जी। सर देखो, अगर एक्सीडेंट का केस होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो होती ही हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, कंपनी के थ्रू भी वेरिफिकेशन होगी। अगर जैसे मान लो सपोज बाथरूम में गिर गया, वो कस्टमर गिर गया, उसकी डेथ हो जाती है, तो हाँ, कैसे क्या? अब अगर बाथरूम में गिरा है, दिमाग में सर में चोट आई है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर डॉक्टर्स बताएंगे ना, घर वाले बताएंगे कि बाथरूम से गिरे हैं, डॉक्टर बताएगा सर में चोट आई है, क्लॉटिंग हो गई है, नस फट गई है, डेथ हो गई। उस केस में तो जी कंपनी नहीं करेगी इनकी वेरिफिकेशन, इस केस में तो जी पोस्टमार्टम जी। नहीं होगा। लेकिन कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है या किसी अदर तरह की प्रॉब्लम, देखो हाँ ऐसा तो भी हो पुलिस सकता है। केस होता हो तो? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता जी है कस्टमर, देखो जैसे मैंने बताया कोई छत से गिर गया, किसी ने गिरा भी तो हो सकता है ना, किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो, हाँ, गिरा भी दे, हाँ ये है ना। बात भी है। अब देखो सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए से बताया कि डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वहाँ पोस्टमार्टम होगा या नहीं। जी, अगर डॉक्टर लिख देता है कि इस वजह से हुई है, गिर गया था, उनके सिर में चोट आई, तो मिल सकता क्लेम। बिल्कुल बिल्कुल, पर अगर वहाँ कहीं जी पुलिस जी। केस बनता है किसी भी तरह का, तो पुलिस केस में 99% पोस्टमार्टम, ठीक है। चलिए ठीक है मैम। सबसे पहले प्लान का नेम समझ लेते हैं, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मतलब ये एक
एक्सीडेंटल पॉलिसी है जिसमें कंपनी पूरे परिवार को कवर कर रही है। पूरा परिवार जैसे मैंने पहले ही बताया, फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे कंपनी इसमें कवर करती है, मैक्सिमम 3 बच्चे। ठीक है, पूरे परिवार का बीमा दे रही है कंपनी, सिर्फ एक का नहीं करेगी, ये पूरे परिवार का कवर होगा यहाँ पर, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ही होगा। चलिए कंपनी यहाँ और क्या देती है उसको देख लेते हैं। 2 तरीके के बेनिफिट मिलते हैं इस पॉलिसी में, एक है एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। परमानेंट टोटल मतलब परमानेंट बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स कट गए, टूट गए या खराब हो गए, उस केस में भी कंपनी कस्टमर को पूरा पैसा देती है। प्रॉपर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर कस्टमर चाहता है तो 1 साल 2 साल का प्रीमियम पे करके 2 साल की पॉलिसी भी ले सकता है। और एक्सीडेंटल रिलेटेड पॉलिसी है। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट आता है, देखो ये मैं आपको बता रही थी, डेथ होने पर कंपनी 100% पैसा देती है। मान लेते हैं चलो हस्बैंड वाइफ 2 लोगों ने पॉलिसी ली, हस्बैंड की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो कंपनी पूरा पैसा दे देगी वाइफ को, मतलब नॉमिनी को। नॉमिनी कोई भी हो सकता है। यही अगर डेथ होने पर कस्टमर की डेथ नहीं होती है, एक्सीडेंट होने पर डेथ नहीं होती है मान लेते हैं, लेकिन बॉडी के 2 पार्ट्स कट गए, 2 टांगे कट जाती हैं, 2 हाथ कट जाते हैं, इस तरह के भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, कि दोनों हाथ कट गए या दोनों टांगे, दोनों पैर कट जाते हैं कस्टमर के, तो उस केस में भी कंपनी पूरा पैसा नॉमिनी को पे कर देती है। तो इसमें 2 बेनिफिट होते हैं, एक डेथ बेनिफिट देती है कंपनी और दूसरा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी इसमें कंपनी कवर करती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में PTD बोलते हैं, परमानेंट टोटल डिस। अब यहाँ पर एक चीज और मैडम एक हस्बैंड ने मैडम ये बोल रहा हूँ, जैसे नॉमिनी इसकी वाइफ को बना दिया उन्होंने, ठीक है, पर उसकी वाइफ के साथ में एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो उस कंडीशन हस्बैंड और वाइफ, हाँ हस्बैंड और वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है। हस्बैंड के साथ मिसहैपनिंग हो गई और वाइफ के साथ भी मिसहैपनिंग हो गई, तो वहाँ कंपनी डिसाइड करेगी, वहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा उस केस में, क्योंकि पैसा है एक्सीडेंटल का, कोई ना कोई तो क्लेम करेगा ना। हो सकता है मम्मी पापा क्लेम करें कंपनी को कि जी मेरे बच्चों ने पॉलिसी ली हुई थी, अब उनकी हो गई तो ये पैसा मिलना चाहिए। तो उधर मदर फादर होंगे, बच्चे होंगे या गार्जियन होंगे या इन लॉज होंगे, तो वहां पर डिपेंड करेगा, वहां कोर्ट कंपनी डिसाइड करेगी कि अब इन लोगों के ऊपर सर पे कौन है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट था। बच्चे भी हो सकते हैं, अगर बच्चे 18 साल से छोटे होंगे तो कंफर्म है कि कंपनी बच्चों को नहीं देगी, उनके गार्जियन को देगी। हो सकता है बच्चे ना हो, मम्मी पापा हो, मदर फादर, तो कंपनी मदर फादर को देगी। हो सकता है मदर फादर भी ना हो तो इन लॉज होंगे, अगर इन लॉज में से किसी ने क्लेम फाइल किया तो कंपनी उनको देगी। तो डिपेंड करता है सिनेरियो। ठीक है, अगर उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता, उसकी डेथ हो जाती, तो हस्बैंड को मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट, अगर वाइफ के साथ कोई इस तरह की मिसहैपनिंग होती है तो अभी हम मैडम एक क्वेश्चन और था इसमें, एक क्वेश्चन और था, जैसे कई बार होता है ना, जैसे मतलब वाइफ खाना बना रही थी, जो है महिलाएं, कुछ घटनाएं आती है, खाना बनाते बनाते अचानक से मतलब आग लग गया, गैस सिलेंडर फूट गया, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट, वो भी एक्सीडेंट में ही काउंट होगा। चलिए अब हम लोग एक बार एक तो एंट्री समझ लेते हैं। जैसे मैंने अब हम लोगों ने अभी समझा, जस्ट कीवर्ड्स जब समझे हैं, तो वहां पर एक वर्ड आया था एज ऑफ एंट्री। एज एंट्री मैंने बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, वो ऐसी एज जिसमें कस्टमर पॉलिसी ले सकता है। तो वो एज कौन कौन सी होती है आप उसको समझते हैं। फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में एडल्ट 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। मतलब मिनिमम जो एज है वो 18 साल की होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल की होनी चाहिए। चाइल्ड एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी चाइल्ड एज बताने जा रही है आप लोगों को कि चाइल्ड मतलब बच्चा, कितने दिन के बच्चे या कितने महीने के बच्चे को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। तो बच्चा 16 दिन से लेके 25 साल तक का बच्चा इस पॉलिसी में मम्मी पापा के साथ कवर अप हो सकता है। फैमिली साइज की बात कर लेते हैं तो हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। एक फैमिली एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं। हस्बैंड की एज मान लेते हैं 50 साल है, वाइफ की एज मान लेते हैं 40 साल है और बच्चे हैं एक 10 साल का, एक 15 साल का और एक 20 साल का। ये सभी को एग्जांपल समझ में आया। अब जो 10, 15 और 20 साल का बच्चा और हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, तो टोटल मिला के 5 लोग हो गए। हम इन 5 लोगों को ये एक पॉलिसी दे सकते हैं। बट अगर ऐसा भी हुआ कि हस्बैंड की एज 50 साल, 55 साल, वाइफ की एज 40 से 45, एक बच्चा 10 साल का है, एक 15 का है, या एक बच्चा मान लेते हैं 15 साल का, एक 20 का और एक 26 साल का है, 26 ईयर्स का, तो
कैसे करेंगे, क्योंकि 20 हमारे यहाँ जो बच्चों की एज है वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक की है। तो जो 2 छोटे बच्चे हैं, जो 25 साल तक के बच्चे हैं, उनको तो हम मम्मी पापा के साथ पॉलिसी दे देंगे, लेकिन जो 26 साल का बच्चा है उसको हम अलग सेपरेट प्लान देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की जो एज लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक की है। 25 साल तक के से ऊपर के बच्चों को हम पॉलिसी मम्मी पापा के साथ पॉलिसी नहीं दे सकते, उनको सेपरेट प्लान देना होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है मैम, ओके। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम समय शॉर्ट्स की बात करते हैं। तो देखो समय शॉर्ट में एक जबरदस्त फीचर इसके अंदर है, कंपनी 1 लाख रुपए से समय शॉर्ट स्टार्ट करती है और 50-50 हजार के मल्टीप्लाई में समय शॉर्ट्स हैं, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। इस तरीके से हमारे पास मैक्सिमम जो समय शॉर्ट है वो 50 लाख का है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 50 लाख। बट यहाँ आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगी, आप लोगों को जो भी अप्रोच करना है, अगर ये पॉलिसी आप लोग सेल कर रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 25 लाख से ऊपर का समय शॉर्ट आप लोगों को पिच कर, ठीक है। 25 लाख से नीचे की अगर कोई भी पॉलिसी आप लोगों ने सेल की तो वो काउंटेबल नहीं है, वो काउंट नहीं होगी आप लोगों के बिजनेस, ठीक है। 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी सेल करेंगे जिसका बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम आता है, बहुत ही कम, पूरी फैमिली का सेम प्रीमियम है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं तो अलग होगा, 3 बच्चों को ऐड कर दिया तो अलग होगा, पूरी फैमिली का सेम प्रीमियम है 2213 रुपए पूरी फैमिली का 1 साल। क्लियर है सभी को? 25 लाख से नीचे की पॉलिसी सेल नहीं करनी है, यही अगर 25 लाख की जगह 50 लाख की सेल कर रहे हैं तो 4425 रुपए का प्रीमियम है पूरी फैमिली का 1 साल, और 50 लाख का इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। नेक्स्ट, अब देखो मैंने यहाँ 2 चीजें बताई थी आपको, कंपनी इस प्लान में 2 चीजें कवर करती है। कैसे कवर करेगी 2 चीजें, इसको समझ लेते हैं। मैंने बताया एक तो एक्सीडेंटल डेथ हो गया, डेथ हो गया तो पूरा पैसा कंपनी ने पे कर दिया, लेकिन अगर डेथ नहीं हुई, बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स कट जाते हैं, टूट जाते हैं या खराब हो गए, और बॉडी के 2 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन 2 पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। वो कोई भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। साइट ऑफ बोथ आईज, मतलब दोनों आंखें चली गई, दोनों पैर चले गए, एक हाथ एक पैर चला गया, एक कान एक आंख चली गई, एक हाथ एक पैर चला गया, कॉम्बिनेशन, दोनों फुट, दोनों हैंड चले गए, दोनों पैर चले गए, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो कंपनी से 2 पार्ट्स में काउंट करती है, मतलब बॉडी के कोई भी 2 लिम्स, 2 पार्ट्स प्रॉपर डिसेबल हो गए, कंपनी पूरा पैसा पे कर देगी। देखो ये बहुत जबरदस्त फीचर है, वर्ल्ड वाइड कवर एप्लीकेबल, मतलब हमारी जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो वर्ल्ड वाइड कवरेज देती है। अगर किसी पर्सन ने यहाँ इंडिया में पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी लेके किसी भी प्रोफेशनल रीजन से, किसी भी स्टडी रीजन से, किसी भी रीजन से आउट ऑफ इंडिया गया है, फॉरेन गया है, और वहां जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है वहां भी एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ में मिसहैपनिंग हो जाए, वहां जाके एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई या बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल हो गए, तो भी कंपनी उसको क्लेम पे करेगी। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कवरेज भी अवेलेबल है, एप्लीकेबल है हमारी पॉलिसी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कंपनी ना एक इलस्ट्रेशन दे रही है। आप इलस्ट्रेशन से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को, जैसे मैंने बताया हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है, या हस्बैंड वाइफ एक बच्चे की पॉलिसी मान लेते हैं। मैंने बताया कि हस्बैंड और जो वाइफ होते हैं वो 100% के लिए कवर होते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है ना, बेबी जो होता है, वो 25% के लिए कवरेज उसकी होती है, 25% के लिए, बच्चे के लिए 100% कवरेज नहीं है। अब इसको एक छोटे से इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। अगर किसी ने मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ एक बच्चे की पॉलिसी ली है और 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है, मान लेते हैं हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो कंपनी वाइफ को, नॉमिनी अगर वाइफ है पॉलिसी में, तो कंपनी वाइफ को या नॉमिनी को पूरा पैसा पे कर देगी और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी पॉलिसी, क्योंकि पूरा पैसा कंपनी ने नॉमिनी को पे कर दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की भी डेथ होती है पहले, तो कंपनी पूरा पैसा पे कर देगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। सेम हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की पॉलिसी है, 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो एक्सीडेंटल वाले जो सिनेरियो हुआ है वो किसी बच्चे के साथ हुआ है, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो गया, बच्चे की डेथ हो जाती है, तो इस केस में कंपनी यहाँ पर 25% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कंपनी 12.5 लाख रुपए कंपनी कस्टमर को पे कर देगी और रेस्ट 37.5 लाख रुपए के लिए पॉलिसी कंटिन्यूटी में चली। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, कंपनी ने 12.5 लाख पे कर दिए,
उसके 2 महीने 3 महीने बाद अब हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ हो गई, वो भी एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, तो कंपनी अब 37.5 लाख रुपए पे करेगी, क्योंकि कंपनी 12.5 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुकी है। तो कंपनी अब 37.5 लाख रुपए नॉमिनी को पे करेगी और पॉलिसी को वहीं खत्म कर देगी, ये पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन्स भी आते हैं पॉलिसी में, उस एक्सक्लूजन्स को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। कंपनी कुछ लोगों को पॉलिसी अवेलेबल नहीं भी कराती, जैसे जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कंपनी इसमें कवर नहीं करती। ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने ड्रिंक कर रखी है और वो उसके बाद ड्राइव कर रहा है और रोड पे एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, अब अगर कस्टमर चाहे या कंपनी चाहे या उसके घर वाले चाहते हैं कि हमें कंपनी क्लेम दे, तो आई एम सॉरी, कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव का सिनेरियो कंपनी कवर नहीं करती, ठीक है। सेकंड, अगर कोई ड्रग्स लेता है, कोई स्मैक, वो क्या बोलते हैं, चरस वगैरह लोग लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, तो उस केस में भी कंपनी पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करती है। अगर कोई एयर ट्रेवल में ही प्रॉपर रहता है, जहाँ रिस्क उनकी जो जिसे बोलते हैं कि रिस्क का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो उस केस में कंपनी पॉलिसी ही प्रोवाइड नहीं करती है, तो वहां हम पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। मैंने एक्सक्लूजन्स बता दी आपको। क्लेम प्रोसीजर्स को बहुत ही इसका इजी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। कुछ हम लोग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, फॉर्म है, डेथ सर्टिफिकेट है, एक्सीडेंट का प्रूफ चाहिए होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिपेंड करता है, पोस्टमार्टम चाहिए, एफआईआर की कॉपी चाहिए, कुछ चीजें हैं। ये सब जब एट द टाइम ऑफ क्लेम आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में प्रीमियम की बात कर लेते हैं, तो प्रीमियम बहुत ही कम है, इसका 75 रुपए पर लाख के ऊपर प्रीमियम आता है। हम इसको नहीं समझेंगे, अभी मेरे पास सिस्टम में ना इसका प्रीमियम चार्ट नहीं है, मैं आप लोगों को भी सभी को व्हाट्सअप करती हूँ प्रीमियम चार्ट। आप लोग प्रीमियम चार्ट दिखेगा, बहुत ही सस्ता इसका है, पॉलिसी है। मैं एक बार आप लोगों को शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट दीजिए। मैम ये कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसके साथ में एक्सीडेंटल कवर तो आता है ना? सर देखो मैं बताती हूँ, अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ठीक है, अब उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई, हाँ बोलिए ना। ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, तो जो वहां जो ट्रीटमेंट होगा ना, कंपनी सिर्फ ट्रीटमेंट देगी, लेकिन इस पॉलिसी में ट्रीटमेंट नहीं है, पैसा है, कंपनी यहाँ पैसा दे रही है। हम ये सेपरेट कॉम्बिनेशन एज अ कॉम्बिनेशन प्लान दे सकते हैं। अच्छा मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। हाँ हाँ बताइए रामचंद्र जी। मैम इनकेस अगर कोई जहर खा के मर गया, मतलब ये एक्सीडेंटल में, तो क्या होगा? सर आपको लगता है जहर खा के मरना एक्सीडेंट में काउंट होगा? वो तो सुसाइड में काउंट होगा, प्री प्लान। मैंने अपनी वीडियो ऑन की है, आई डोंट नो मेरी शक्ल दिख भी रही है या नहीं, क्योंकि कैमरा प्रॉपर खराब हो गया जिसका, कोई बात मैम नहीं। पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल कर रही हूँ मैं आपको, पीपीटी इसकी भी शेयर करूंगी और उसकी भी शेयर कर देती हूँ, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले जस्ट ट्रेनिंग ली है कीवर्ड्स की। आप लोग अपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, उसको अपने रिकॉर्ड में देख लीजिएगा, फोन में चला के भी देख सकते हैं, जो लोग घर में डेस्कटॉप लैपटॉप यूज करते हैं वो लोग अपने सिस्टम में भी देख सकते हैं, तो दोनों पीपीटी आप लोग को मिल जाएंगी। अभी आपका इसको मैं रेट चार्ट भी शेयर कर देती हूँ, फोन में से जस्ट आप लोग को शेयर कर दूंगी। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी कभी किसी कस्टमर को आप हेल्थ प्लान डिस्कस करते हैं, अप्रोच करते हैं, बताते हैं, उनको एक छोटा सा प्लान साथ में जरूर बताइए, क्योंकि जैसे जिस तरह से हेल्थ इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, सेम उसी तरह से एक्सीडेंटल इमरजेंसी भी कभी बताकर नहीं आती। क्या जो लोग चमोली में गए थे, क्या उन्हें पता था कि उनके साथ वहां ग्लेशियर फटेगा और मिसहैपनिंग हो जाएगी? क्या किसी को आइडिया था? इस तरीके से ये प्लान हमारा काम करता है। किसी भी तरह की एक्सीडेंटल इमरजेंसी होगी, डेथ होती है या बॉडी के 2 पार्ट्स में डिसेबिलिटी आ जाती है, जिसे हम लोग परमानेंट डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं, वहां कंपनी पूरा पैसा नॉमिनी। फैमिली साइज 2 अडल्ट 3 चाइल्ड का है, पूरी फैमिली का सेम प्रीमियम है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं एक बार सभी को म्यूट कर रही हूँ। प्लान जेन्युइनली बहुत अच्छा है, सही मायने में, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलीप जी आप, प्लान सही में बहुत अच्छा है। और सच बताऊं, आप लोगों को पिच करने का भी एक अच्छा बेनिफिट बता देती हूँ कि अगर किसी कस्टमर को आपने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बताया, कस्टमर को पसंद आया प्लान, आप कस्टमर को बोलिए सर सिर्फ गिनती के 2213 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं आपको, ये राइडर इसमें एड ऑन हो जाएगा। कस्टमर को सारी चीजें मत बताओ, क्योंकि कस्टमर को उतना ही समझ में आएगा जितना आपने बताया है, ठीक है। आप उनको बोले सर सिर्फ 2213 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, एक सिर्फ राइडर ऐड हो जाएगा। भगवान ना करे किसी भी तरह की एक्सीडेंट की इमरजेंसी आई तो कंपनी वहां पर आपको 25 लाख रुपए भी देगी, वहां कस्टमर को मिलेगा पैसा, तो कस्टमर को समझ में आएगा। हेलो मैडम, 50 लाख का परचेस कर लिया एक्सीडेंटल, फिर दोनों
हस्बैंड और वाइफ का डेथ हो गया तो कितने हम्म। पैसे आएंगे दोनों को मिला के? 50 लाख ही आएगा, 50 लाख आएगा। जितना सम एश्योर्ड है उतना आएगा टोटल हाँ, दोनों मिला के, दोनों बिल्कुल का भी डेथ हो गया तो भी। बिल्कुल। और डिसेबिलिटी हो गया तो, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया तो, 2 पैर 2, तब कितना तभी पैसे मिलेगा? तभी 50 लाख आएगा। फैमिली, फुल फैमिली लिए तो भी एक एक का डिसेबिलिटी आए तो 50 लाख आएगा फैमिली को। एडल्ट की मतलब हस्बैंड वाइफ एडल्ट की अगर डिसेबिलिटी है, चाहे डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ, कंपनी पूरा पैसा देगी। अगर अगर चाइल्ड की डिसेबिलिटी हो गए तो 25%, जो भी डेथ को सम भी एश्योर्ड कस्टमर ने लिया है उसका 25%। 25 और डिसेबिलिटी भी 25। बिल्कुल करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। चलिए पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी तरह का कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया हो, आप लोगों को कंफ्यूजन हो, प्लीज डिस्कस कीजिए। मैम मैं आकाश बोल रहा हूँ। जी आकाश जी बताइए। मैम मतलब इस फैमिली एक्सीडेंट जो प्लान है, इस प्लान में आप बोल रहे थे जो एक्सीडेंट है, मतलब एक्सीडेंट का जो बारे में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा वाला एक्सीडेंट, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो या इस तरह की कुछ एक्सीडेंट। आपने बोला कि बाथरूम में किसी ने बोला था कि गिर के उनका ब्रेन में क्लॉटेज हो गया तो उसके वजह से उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीमारी के अंदर आता है। तो मतलब ये कौन कौन सी चीज ऐसे है जहाँ पे ये फैमिली एक्सीडेंट प्लान काम करेगा? किसी भी तरह की एक्सीडेंट, अगर कोई बाथरूम में गिर गया, स्लिप हो गया और दिमाग में चोट आई, नस फट गई दिमाग की, शॉकिंग हो गई, वो एक्सीडेंट में ही काउंट होगा, हेल्थ डिसीज में काउंट नहीं होगा। अच्छा अच्छा accident में अच्छा count होगा, ठीक है। अच्छा फिर अचानक हाँ, छत से गिर गया और नीचे गिरते ही दिमाग की नस फट गई, क्लॉटिंग हो गई, वॉटेवर कोई और इश्यू हो गया, डेथ हो गई, एक्सीडेंट में काउंट होगा। अच्छा किसी भी तरह की और रोड, जिसे बोल सकते हैं कि हम रोड एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई रोड पर जा रहा है, आगे कोई गड्ढा है, नहीं ध्यान दिया, गड्ढे में गिरने से प्रॉब्लम हो गई, कोई अचानक रोड पे जा रहा है, पेड़ गिर गया उसके ऊपर, उससे डेथ हो गई, वो सब अच्छा एक्सीडेंट में काउंट होता है, ठीक है। ठीक है मैम। कोई रोड पर गया हुआ है, किसी ने गोली मार दी, चाकू मार दिया, ये सब चीजें जो है वो एक्सीडेंट में काउंट होती है। अच्छा मैम, अच्छा ठीक है, समझ आएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम 25 लाख तक का किसी को काउंट होगा ना करंट एजेंसी में? सर। 1 बाय 1 दिलीप जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैम 25 लाख का काउंट होगा ना एजेंसी में? बिल्कुल काउंट होगा सर। 25 लाख सम एश्योर्ड से ऊपर का जितना भी आप सेल करेंगे, चाहे वो आपने 30 लाख का जी पॉलिसी जी सेल किया, चाहे 40 का, चाहे 50 का, वो सब कुछ आपके बिजनेस में काउंट होगा और प्रॉपर पे आउट भी आएगा उसका। ठीक ठीक है, मैडम ओके जैसे सपोज किसी को करंट लगता है, बिजली से करंट लग के मर जाता तो? एक्सीडेंट में काउंट होगा सर। जी जी। किसी एनिमल बाइट भी हम मान सकते हैं। एनिमल बाइट किसी ने, लाइक स्नेक, सांप ने काट लिया, या आजकल तो ऐसे ऐसे एनिमल्स भी हैं वो कुछ भी पता ही नहीं चलता, कोई काट के चला गया और बॉडी में जहर फैल जाता है, तो नहीं पता चलता है आप लोगों को और हम लोगों को। तो डॉक्टर भी कई बार इवन मैंने एक लास्ट टाइम एक कोर्ट केस किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद था। एक एनिमल बाइट थी, तो कंपनी को भी नहीं समझ में आता कि ये क्या है। कंपनी ने प्रॉपर इमेजेस मांगी थी उस जगह की जहां पर वो एनिमल बाइट थी। किसी कस्टमर के फुट, पैर में, टांग में एक एनिमल बाइट करके गया था। ना तो कस्टमर को पता है कौन सा एनिमल था, ना कंपनी को समझ में आ रहा, फिर कंपनी ने इमेजेस मांगी। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, इनमें कहीं ना कहीं चीजें नहीं पता चलती हैं, तो इस केस में कंपनी जो है वो कुछ ना कुछ प्रूफ डिमांड कर लेती है, तो एनिमल बाइट भी इसमें काउंट है। जी चंचल जी बताइए। मैम सपोज अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर आप कुछ फिर कोई ऑपरेशन किया अपन ने, थोड़े दिन उसकी कुछ डिसेबिलिटी रही, और उसके बाद 1-2 साल बाद या कुछ ऑपरेशन करने के बाद वो ठीक हो गया, तो फिर उसके पैसे थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ डेथ पर पैसा देते हैं। डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी बोला ना आपने? हाँ तो परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हुई कभी कभी किसी का, कुछ थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक हो जाता है या कुछ हो जाता है, या उसको अपन बोलते हैं ना कि ऑर्गन रिप्लेसमेंट जैसा कुछ कर लिया किसी ने, हाथ जॉइन करते हैं, पैर लगाते हैं, उस टाइप का कुछ हुआ तो फिर वो नहीं कवर होगा। वो नहीं होगा ना? वो नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट में कवर होगा। अगर हेल्थ पॉलिसी लिया हुआ है तो हेल्थ पॉलिसी के थ्रू ट्रीटमेंट कवर होगा वहां से उनका, लेकिन अच्छा। एक्सीडेंटल का जो पैसा मिलना है वो नहीं। और बताइए कोई ऐसा मैम क्वेश्चन? जी आकाश जी। हाँ, मतलब मैडम आप एक बोल रहे थे कि जैसे जो एरोप्लेन में काम करते हैं या मतलब एयरक्राफ्ट जो है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इनको क्या पॉलिसी बेच सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ? सकते हैं सर, इलेक्ट्रिशियंस को दे सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर एयर ट्रेवल में रहते हैं उनको वहां पर कम से कम, वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा हाँ रिस्क की फैक्टर की जो परसेंटेज है ना वहाँ बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए कंपनी वहाँ उनको अवेलेबल नहीं कराती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस।
तो मैडम इसका एक पीपीटी मिल जाता तो पीपीटी में मतलब सब चीज है ना, मतलब अब अगर ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन जाना है नहीं सर, क्योंकि जो पेशेंट हमारी को, पॉलिसीज हैं वो सिर्फ और हेल्थ पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कवर करती हैं। इंडिया में आप दूस- ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और अगर एयर एम्बुलेंस की नीड होगी तो वहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर लिख कर देगा कि इनको इस सिटी से उस सिटी में लेकर जाना है इमरजेंसी में, तो हमारी कंपनी कवर करेगी। अगर कस्टमर अपनी मर्जी से कह रहे हैं मुझे आउट ऑफ इंडिया जाके फॉरेन में जाके ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी। अगर डॉक्टर लिख के दिए तो फॉरेन जाना है बोल के, हाँ, तो हमारी कंपनी वहाँ कवर नहीं करेगी ना सर, क्योंकि हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम करती हैं, इंडिया से बाहर काम नहीं करेंगी। और अभी एक जो पेशेंट है काम कर रहे दूसरे तरफ, उनका डेथ हो गया सडनली क्या तो होके, ठीक है, पेशेंट का डेथ हो गया, तब हेल्थ ऑप्टिमा में मोर्टेज के लिए एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मिलता क्या? बिल्कुल मिलता है सर, फीचर है उसमें। और कंपनी का कॉल किया तो क्या कंपनी वाले अरेंज कर सकते हैं क्या? उनको अरेंज कर लेना एयर एम्बुलेंस। आप बिल्कुल आप अरेंज कर सकते हैं, आप उसका बिल कंपनी को फाइल कर सकते हैं, कंपनी अरेंज करके नहीं देगी सर आपको, आपको अरेंज करना है। उसका जो चार्जेस होगा वो आप कंपनी को फाइल कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्या उसमें स्पेसिफिक एयरलाइंस क्या तो है वो पर्टिकुलर उसको ही करना बोल के कुछ गाइडलाइंस है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, आप कर सकते हैं, उसके बाद बिल कंपनी को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? एंड अप करें मीटिंग।